अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़हरियाब आरिफ। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोरोना के बारे में कहते रहे हैं कि अरूज इसका जुलाई और अगस्त में आएगा, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद कोरोना के मुतासरीन अस्पतालों में मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जिनके हाथ में सेहत की कमान है वो WHO के खत के बाद ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमने सिर्फ वबा ही नहीं रियासत के दीगर मामलात को भी देखना है। ऐसे में ना प्राइम मिनिस्टर ना मुशीर सेहत, तो फिर क्या अवाम इस वायरस के फैलने के जिम्मेदार बने? मतलब ये कि अब तक जो 1 लाख से ज़्यादा ऊपर केसेस चले गए, क्या इस सब की जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है? इस सिलसिले में हमें याद है कि विफाकी सतह पर एक अहम फैसला हुआ था कि बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए तमाम तालीमी इदारों समेत दीनी मदारिस को भी बंद रखा जाएगा। अब जब सब कुछ खुल चुका है तो आज मौलाना फजल रहमान अचानक से मंजर आम पर आते हैं और मदारिस खोलने के हवाले से एक मुतालबा कर रहे हैं। अब कितना दुरुस्त है उनका ये मुतालबा, इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2020 को नए माली साल 2021 के पेश किए जाने वाले बजट को, वो बजट कि जिसकी तैयारी IMF की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। शराइत तो यकीनन कड़ी हैं, लेकिन क्या हुकूमत को ये शराइत तस्लीम करनी चाहिए, वो भी ऐसी घड़ी में जब न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि आलमी ताकतों की मईशत भी घुटने टेक चुकी है। और आखिर में दी जाने वाली वो मोहलत जो सुप्रीम कोर्ट ने वजारत हाउसिंग को जारी की है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जियाकार रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब, नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजा रोमी साहब भी सहाफ़ी तज्जियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है। और अब तक के हवाले से बताया गया है कि जो कन्फर्म केसेस हैं वो 1,11,271 हैं, जो केसेस 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए वो 5,385, इसमें जो टेस्ट किए गए वो 23,799 हैं, और अमवात जो हैं वो 2,055 बताई जा रही हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 83 अमवात, और टोटल जो टेस्ट किए गए वो 75,425 बताए जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र, जैसा कि मैंने इब्तदाई में बात की डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से भी, तो कोरोना के उरूज से पहले 1,11,000 केसेस इस फैलाव के असल जिम्मेदार के आवाम है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अमीर आपसे आगाज करूं, बताएगा कि जो कुछ हुआ उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उरूज हमें जुलाई और अगस्त में मिलेगा। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि WHO ने जो कहा हम उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर सकते, मुश्किल है हमारे लिए। फिर किस पर जाकर जिम्मेदारी आयद होती है इसकी? सारी जो है वो मैं नहीं कह सकता कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी अवाम की है, और ना ही ये कहा जा सकता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत। ये आगाज में हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन बाद में जब ये वबा इतना बड़ा अफरीक बन, ये वबा नहीं रही, ये एक अनकंट्रोलेबल अफरीक बना, तो फिर हम सब की मौशरत की जिम्मेदारी, फिर एक इंसानी जिम्मेदारी, इज्तिमाई जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी भी, इदारों की जिम्मेदारी। लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज जब हम बात कर रहे हैं 10 तारीख को, तो हम कहेंगे कि आज हुकूमत की जिम्मेदारी। तो आज मुझे आपको हम जैसे माशरे के रिलेटिवली पढ़े लिखे लोगों के आसपास हो चुका है, हमारे इल्म के बाद आ चुके हैं, ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि कितनी खतरनाक वबा है, कि कैसे ग्लोबल ट्रांसमिशन कैसे होती है, मास्क पहनना है, ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, गैर जरूरी तौर पे बाहर नहीं जाना, अगर बाहर जाना भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन रखनी है। अगर हमें इन चीजों का अंदाजा हो चुका है, एहसास हो चुका है, इसके बावजूद अगर हम कोई हिमाकत करेंगे तो फिर हम इसकी जिम्मेदारी जाहिर बात है हुकूमत पर ही दे सकते हैं ना। आज चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हुक्मरान हो, एक हद से ज्यादा हुकूमत इसका बोझ नहीं उठा सकती है। ये बोझ अब हम सबके कंधों ने उठाना है, और ये हमारा उसूल नहीं है जो पाकिस्तान के लिए, ये उसूल अब यूनिवर्सल उसूल बन चुका हुआ है इस कोरोना की वबा में। जब तक ये उसूल है, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से इसको देखा जा रहा है कि हुकूमतें अपने तौर पे SOPs बनाएंगी, कवानीन बनाएंगी, कानून साजी करेंगी, उसकी अमलदारी को मुमकिन बनाएंगी, रिलीफ देंगी इकॉनमी को। ये है हुकूमत के करने के काम। मुझे अपनी एहतियाती तदबीर करनी है, ये हुकूमत ही कर सकती है, ये मुझे करना है। जिस तरह ड्राइविंग करते हुए मुझे सीट बेल्ट लगानी है, ड्राइविंग करते हुए मुझे स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है,
ड्राइविंग करते हुए मुझे होशो हवास के साथ ड्राइविंग करनी है। अब अगर मैं बगैर सीट बेल्ट के ड्राइव करूं, मेरी गाड़ी के टायर भी कमजोर हो, मैं अगर 120 की बजाय 220 की स्पीड लिमिट पर ड्राइव करना शुरू कर दूं और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो फिर मैं कहूं कि ये हुकूमत जिम्मेदार है, तो कतई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये पूरी दुनिया का उसूल है कि इग्नोरेंस, अगर आप कानून नहीं जानते तो ये आपका कसूर है, इसके ऊपर आपको माफी नहीं मिल सकती है। अगर आप कानून के बारे में जाहिल है तो फिर आप जिम्मेदार है, इसके हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुआशरे के वो तबके जो समझते हैं वबाओं की सूरत हाल को, जो समझते हैं कि ये कैसे फैल सकती है, उनको भी अपना किरदार अदा करना है। मीडिया, जैसे आप रोजाना इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करती हैं, आप भी एक मैसेज कन्वे कर रही है ना, आप भी मुसलसल 4 माह से लोगों को टीच कर रही हैं। तो ये हम सबका एक रोल है। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो हम भी जिम्मेदार होंगे। ठीक, कामरान, हैं अवाम इसके जिम्मेदार? क्योंकि उरूज के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो जुलाई और अगस्त में, मतलब अगर हमें जुलाई और अगस्त में केसेस ज्यादा मिलते तो शायद वहां पर जाके प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हो। उससे पहले की सूरत हाल में कौन है जिम्मेदार? अवाम? मुझे लगता है कि हमें अब इस डिबेट से निकल के जरा इस हल की तरफ भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत अरसे से हम इस डिबेट में फंसे हुए हैं, पहले कि लॉकडाउन होना चाहिए था, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, ब्लेम गेम, जिम्मेदार कौन है, हुकूमत जिम्मेदार है या अवाम जिम्मेदार है। सबसे पहले मेरे ख्याल में अब जो कंफ्यूजन जो पैदा हुई, एक तो हुकूमती सतह पर भी खुद हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे पैगामात आए जिससे ये मिला पैगाम कि शायद ये कोरोना वायरस जो है कोई इतना सीरियस वबा नहीं है, इतनी सीरियस बीमारी नहीं है। और उस मिक्स मैसेज की वजह से ये हुआ कि अवामी सतह पर लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया, बल्कि लोग अभी भी संजीदा नहीं ले रहे। लोग समझते हैं कि ये एक साजिश है। सबसे पहला काम करना क्या है कि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं। WHO कह रहा है कि पाकिस्तान के हर कोने, हर नुक्कड़, हर शहर, हर गांव में अब ये वायरस मौजूद है। सबसे पहला काम किसी भी मसले का हल जो है, उस मसले को, उसका इतराफ करना है, उसके वजूद को, उसको एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअली और हुकूमती सतह पर और अपोजिशन पर जो भी लोग हैं, ये तस्लीम करना है कि खुदारा ये जो डिजीज है, ये जो कोरोना वायरस है, ये वाकई खतरनाक है, ये जानलेवा है, ये साजिश नहीं है, ये बढ़ रही है। अगर ये काम हम कर लेते हैं और सबसे पहले हुकूमत की तरफ से ये पैगाम आए, तो शायद आप कह लें कि हमारा आधा टारगेट अचीव हो जाता है। फिर आप हल की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी 2 रोज पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जरूर ये लोगों को खबरदार किया कि एहतियात नहीं करेंगे तो आगे बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे हालात इतने भी खराब नहीं हैं जितने बाकी दुनिया के ममालिक में हैं, जितने ब्राजील में हैं, जितने अमेरिका में हैं। तो उससे ये शायद पैगाम जाता है कि शायद हमारे यहाँ ये इतना मौलिक नहीं है। हालांकि आपने खुद जिक्र किया कि हमारी अभी पीक आनी है और पीक जुलाई या अगस्त में आएगी, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता मैं गलत ही हूं कि हमारे हालात अमेरिका या ब्राजील जैसे भी हो जाएं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये काम करना है। दूसरा, अगर ये काम हो जाए तो फिर एक कौमी सतह पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हमने बहुत ज्यादा टाइम जाया किया है ब्लेम गेम के। सिंध गवर्नमेंट की एक अपना नुक्ता नजर है, विफाक का अपना एक नुक्ता नजर है। हर रोज सियासतदान जो हैं अपोजिशन के और हुकूमत के एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। उसके लिए हुकूमत को बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए अपोजिशन को साथ लेकर कर चलें। अपना जो जाती एजेंडा है दोनों तरफ से उसको एक तरफ रखें और पूरी तवज्जो रखें कि इस वायरस से अब किस तरीके से निपटना है, और जो भी इत्तेफाक राय से आप पॉलिसी बनाएं और उस पर फिर भरपूर तरीके से अमल दरामद करें। यही हल है मेरे ख्याल में इसका। ब्रिगेडियर साहब, तवातुर से इतने ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह आपको आवाम लगते हैं क्योंकि केसेस अब 1,11,000 से ज्यादा की तादाद में है? तो यार मेरा ख्याल, मैं जो इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब तो हम इस ये जो है ना जिम्मेदारी की हद से बहुत आगे निकल गए। अच्छा, अवाम या हुकूमत जिसको भी आप कंसिडर करें, हम इससे बहुत आगे चले गए। इस वक्त फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, और आज बैठ के फ्यूचर की पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। चाहे इसके ज़िम्मेदार अवाम है, चाहे इसके ज़िम्मेदार हुकूमत है। अवाम की तरफ से बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, वो कहते हैं यार ये तो वायरस ही नहीं है, ये तो एड लेने के लिए, इमदाद लेने के लिए काम किया जा रहा है, ये तो यहूदी साजिश है, और हर किस्म की तेरीज़ गर्दिश कर रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि चाहे ये वायरस है या बैक्टीरिया से लोग मर रहे हैं। और आज अगर आप कंसिडर करेंगी जिस हालत पे ये चला गया है, मेरा ख्याल तो ये उस पीक पे पहुंचता जा रहा है और पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया कि इसके 2 सेगमेंट हैं। एक तो वो सेगमेंट है जिसको आप लोगों की बीमारी से रिलेट कर रहे हैं। इसका इस वक्त जो है मेरे ख्याल में बहुत अहम जो जुज़ है,
या जो फ्यूचरिस्टिक जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आप जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं उनका होगा क्या, क्या उनके इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। मेरा कल रात का एक्सपीरियंस है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, वो अभी भी शिफा में हैं। रात उनको इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में, शिफा ले लें आप, बाकी मारूफ ले लें, प्राइवेट हॉस्पिटल ले लें, पिम ले लें, कहीं उनको बेड नहीं मिल रहा था। वो वैसे अदरवाइज़ और भी बीमारियां, लेकिन इस वजह से। और इस तरह मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाहौर में एक बड़े सीनियर सिविल ऑफिसर थे, उनकी डेथ सिर्फ इसलिए हो गई कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका। तो आज बैठ के ये कहने से, इमरान खान साहब के कहने से गुजारा नहीं होगा कि आने वाला दिन बहुत सीरियस है। उनको ये कहना है कि आपने आने वाले दिनों में, अगर आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पीक आनी है, तो ज़रिया मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में उस पीक के लिए कोई लाहे अमल ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, हुकूमत ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, किसी ने बताया है? परसों के चैनल पे प्रोग्राम हो रहा था, उसमें एक मुजाहिद साहब कह रहे थे कि वो सिंध में वो हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था कि हम इनसे इतने बेड लेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। दे आर ओनली एंटरटेनिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल। यहाँ पे लाहौर के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख का रेट जा रहा है। फैक्चुअल पोजीशंस पे जाएं, हकीकत की चीजों को कंसिडर करें, बहस में ना पड़े। इसको सिर्फ आप पब्लिक पर नहीं लेके जा रहे हैं। मैं तो ज़रिया ये सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस वक्त ये सवाल करें हुकूमत से कि अगर आप ये कह रहे हैं पीक जारी, तो आपके पास लोगों को मौत से बचाने के इंतजाम क्या हैं? क्या आपने लोगों को इस चीज छोड़ दिया कि मरते रहो? हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हुकूमत कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि स्ट्रेटेजी उस तरह से अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी है। सिद्दीकी साहब, क्या लगता है आपको, आवाम है सबके जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये गुज़िश्ता हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इस आवाम को तालीम नहीं दी, जिन लोगों ने करप्शन की और इस मुल्क के अंदर कोई सेहत का जो है बेहतरीन निज़ाम नहीं बनाया। उसके बाद हम कोरोना पे आ जाते हैं। ये एक आलमी वबा इस वक्त फैली हुई है, कोई भी कंट्रोल इसको नहीं कर सकता। बड़े बड़े ममालिक में आपने देख लिया कि वहाँ की भी आवाम जो है बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो हम किसी एक सेगमेंट को कहें कि ये ज़िम्मेदार है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आवाम जो है वो सेंसिबली इस बात को SOPs पे अमल करती तो इसकी तादाद कम हो सकती थी। इसको रोक तो कोई भी नहीं सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया में फैली है और पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा दी है। अभी भी आप देखें कि आज रावलपिंडी में तकरीबन 70 के करीब जो अपना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको रोक के उनके फ़ाइन किए गए। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बिठाया गया था और किसी ने मास्क लगाया था, किसी का नहीं लगाया। 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में उन्होंने फ़ाइन्स किए हैं। तो आवाम बिल्कुल ज़िम्मेदार है। उनको ये समझना चाहिए कि इस बीमारी में लोग बच भी जाएंगे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा अगर खौफ व एराज़ फैलाएंगे तो वो भी इंसानों को जो है वो नफसियाती अमराज की तरफ ले जाना शुरू कर देते। जैसे इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें ख्याल करना है, इसकी पीक आने वाली है, लेकिन बाकी ममालिक से हमारी बेहतरी है, उस बेहतरी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव तौर पे ले। 3 महीने हो गए हैं जब शुरू में लॉकडाउन लगा था, अभी तक आप देखें कि अगर 22 करोड़ की आवाम में 1 लाख मरीज है, इतनी बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं है। अभी इस वक्त चौक हो चुका है, 1 लाख पे चौक हो चुका है। अब आप देखें कि अगर ब्रिगेडियर हारिस साहब के जानने वालों को बेड नहीं मिल रहा तो आम लोगों के क्या हालात होंगे। हमारे मुल्क में सिफारिश चलती है, मेरे पास कॉल्स आती हैं, आपके पास आती हैं, लेकिन जब आगे फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो क्या किया जाए। तो इसमें आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs के ऊपर अमल करें, घर के अंदर रुकें, सोशल डिस्टेंसिंग करें ताकि इसका फैलाव रुक सके। और मैं तो कहता हूँ पीक इसकी क्या आएगी, पीक इसकी इस वक्त आ चुकी है, क्योंकि मैं जहाँ फ़ोन करता हूँ उनके घर में मरीज़ मौजूद हैं, मेरे जानने वालों की तरफ मौजूद है, मोहल्ले में मौजूद है, मीडिया में मौजूद है। जिस ऑफिस पेपरा में चले जाए, नेपरा में चले जाए, PID चले जाए, हर जगह इस वक्त ढेरों मरीज़ मौजूद है। तो आजकल इसकी पीक चल रही है और अगर इसका इंतजार ना करें कि अभी जुलाई में आनी, अगस्त में आनी, इस वक्त पीक मौजूद है और इस वक्त हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रज़ा रोमी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बात हम यहाँ पर ये करें कि पाकिस्तान में 1,11,000 केसेस जो हैं वो अब इससे तादाद बढ़ती चली जा रही है। खान साहब कह रहे हैं कि अभी उरूज हमने देखना है वो जुलाई और अगस्त में है, लेकिन जो अब उरूज से पहले की सूरत हाल है उसकी असल जिम्मेदार आपको आवाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये अवाम को जिम्मेदार ठहराना एक इंतहाई नामुनासिब और गलत बात है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है उसको एक बार फिर डाइवर्ट कर रही है। पहले जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, अगर मईशत का मसला हो या दीगर मसाइल हो
तो वो साबिक हुकूमतें जो हैं उन पर डालती रही हैं कि ये PPP और PMLN चोर हैं, इस वजह से मुल्क का ये हाल है। और अब चूंकि वो वाली कोरोना वायरस पे शायद वो नहीं बात बनेगी, तो अब आवाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये बयानिया ही गलत है, इसलिए कि आप लोगों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब आपने लोगों को सही तालीम और शऊर दिया ही नहीं। हमारे टॉप के ऊपर वजीर आजम साहब से लेकर नीचे उनके मिनिस्टर से लेकर गवर्नर्स तक जिस तरह की बातें करते रहे हैं और जो पैगामात देते रहे हैं, उससे आपका क्या ख्याल था कि लोग सीरियस लेंगे? वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि ये तो एक आम सा फ्लू होता है और 1-2% लोगों को होगा और वो ठीक हो जाएंगे। वो मुतअद्दिद बार यही कहते रहे, फिर वो मुकाबला करते रहे कि जी यूरोप में बहुत बुरा हाल है, हम बेहतर हैं। उनके जो साथी हैं वो भी इस तरह की मिक्स मैसेजिंग देते रहे। गवर्नर सिंध ने तो यहाँ तक कहा कि ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस से का ये जो खतरा है ये तो फैशन बन चुका है। अब आप देखिए कि एक जिंदगी और मौत का मसला है, उसको फैशन गर्दानना ये भी कहाँ की जिम्मेदारी है और कहाँ का इंसाफ है। तो आईने पाकिस्तान जो है वो बड़ा वाज़े है, वो रियासत को ये रोल देता है और ये उसकी जिम्मेदारी देता है कि लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है और उसमें हेल्थ भी आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का जो चैप्टर है आइन में, उसमें भी लोगों को हेल्थ देना, पब्लिक हेल्थ के इक़दामात करना, तालीम के, रोजगार के, ये भी गवर्नमेंट ऑफ द डे और रियासत की जिम्मेदारी है। और ये वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शहरियों के साथ जिसको आप कोई भी बयानिए या कोई भी इस तरह की बात से जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर कम से कम अगर पब्लिक में नहीं तो प्राइवेट में हुकूमत को, काबीना को ये तस्लीम करना चाहिए कि उनको और देखना चाहिए कि उनसे कहाँ आप ये कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान हमें ये बताता है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है और ऐसे में आप रियासत को उसका रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं बजाय इसके। एक पॉइंट ये सिद्दीकी साहब ने जो बात की, ठीक है, इनका एक अपना नुक्ता नजर है। मैं एग्जैक्टली इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि वो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पॉजिटिविटी नहीं है। मेरे नजदीक के अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है हमारे यहाँ अभी उतनी अमवात नहीं है, लेकिन अगर किसी एक फैमिली मेंबर की भी किसी की जान जाती है कोरोना वायरस की वजह से, उसके लिए क़यामत है। तो मेरे ख्याल में हमारा पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में अगर 1 लाख लोग कोरोना वायरस की वजह से जहां भाग हो गए हैं तो पाकिस्तान में जी 10,000 हुए हैं तो इसलिए हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे ख्याल में हर किसी की जान कीमती है। ये वो मैसेज है जो गवर्नमेंट गलत मैसेज देती है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि कोरोना एक थ्रेट है, गलत और मैसेज अगर गवर्नमेंट दे रही है तो पिछले 4 माह से, जैसे कि अमीर ने भी पॉइंट आउट किया कि हम भी यहाँ पर बैठकर हर पहला सेगमेंट हमारा कोरोना के हवाले से होता है। बारहा हमने भी कहा कि ईद के दौरान बेएहतियाती ना करें, सामने मजाल है कि कान धरे हों। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तालीमी इदारों के हवाले से, मदारिस के खुलने के हवाले से क्या कह रहे हैं, आप उनकी ज़बानी सुनिए, फिर सवाल की तरफ आते हैं। कि तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, COPs के साथ दीनी मदारस को तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। NCOC का जब पहला इजलास हुआ उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां पर सूबों और वफाक के दरमियान क्लैश हमें नजर आता है, लेकिन वाहिद ये एक मामला था तालीमी इदारों के बंद होने का कि जिस पर वफाक और सूबे की जानिब से लब्बैक कहा गया और अब तक उस पर कोई भी जुमलेबाजी या किसी भी किस्म की कोताही सामने नहीं आई है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि मामूलात ज़िंदगी एक बार फिर से नरमी के साथ बहाल होना शुरू हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि SOPs के साथ साथ दीनी मदारिस को, दीनी तालीमी इदारों को खोला जाए, तो उनका इस सूरत हाल में ये मुतालबा जायज़ है, वो भी ऐसी कंडीशन में कि जब केसेस पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद तजावुज़ कर चुके हैं। कामरान, आपकी तरफ आऊंगी, आपको कितना जायज़, कितना दुरुस्त लगता है मौलाना साहब का मुतालबा? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा नहीं है उनका। और दूसरी ये बात कि मैं तो खुद बड़े अरसे से सोच रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पता नहीं कहाँ गायब हैं, शायद सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और सेल्फ आइसोलेशन से आज जब वो बाहर आए हैं तो अजीब किस्म का मुतालबा कर रहे हैं, जहाँ पर हम बैठ कर बात कर रहे हैं कि शायद हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। क्योंकि अगर जिस खत की कल भी हम बात कर रहे थे, WHO तो ये कहता है कि पाकिस्तान
जो 6 शराइत उन्होंने रखी हैं जो बहुत जरूरी हैं लॉकडाउन को लिफ्ट करने के हवाले से, उनमें से एक भी पूरी नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कि आप दोबारा लॉकडाउन वाली पॉलिसी पे जाएं, और मौलाना साहब माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि हम दोबारा से तालीमी इदारे और मदारिस खोल दें। और दूसरा एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब तो वैसे भी जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियां होती हैं जी। अब तो वो शुरू हो चुकी हैं, तो ये तो उनका मुतालबा बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई सेंस उसकी बनती नहीं है। बल्कि हम जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है हुकूमत का एक अपनी तरफ से एक नुक्ता नजर है कि मईशत को चलाना है, लेकिन ये जो तालीमी इदारे हैं और बहुत से ऐसे जो दफातर हैं जिनको बंद किया जा सकता है, उनको बंद करना चाहिए। और दूसरा, आप हजारों लाखों की तादाद में जो बच्चे अगर स्कूलों में जाएंगे तो उनको क्यों रिस्क पे डालना चाहते हैं जब बीमारी फैल रही है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान माजरत के साथ इतने अरसे के बाद इस पर उन्होंने लब कुशाई की है, वो बिल्कुल एक सियासी बयान लगता है और बिल्कुल भी उनका ये मुतालबा जायज नहीं है। रज़ा उम्मी साहब, कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप? जी बिल्कुल अजीबो गरीब बात है, और सवाल ये कि अभी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी सीरियस सिचुएशन बन चुकी है, उसमें इस तरह के मुतालबात जो हैं इनकी कोई तुक नहीं बनता। और कामरान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वो शायद हाइबरनेशन या आइसोलेशन में गए हुए थे, अब निकल कर वो वही अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं जो पिछले सेगमेंट की बात थी ना, मैं उसी को आगे थोड़ा सा उसी के इस टॉपिक पे भी बात करना चाहता हूँ कि देखें आप, हमने वो गवर्नमेंट की भी बात की, लेकिन आप ये ना भूलें, आपने ईद की शॉपिंग की बात की, तो ईद पर शॉपिंग मॉल्स और दुकानें किसने खुलवाई? वो भी एक रियासत के इदारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि उन्होंने कहा कि लोगों का हक है शॉपिंग करने का और बिजनेस चलाने का, और वो खोला। और उसकी वजह से आपने देखा कि एक हजूम और भीड़ बन गई। तो जब लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी आला अदालत और उनके अब मजहबी रहनुमा या दीगर इस तरह जो है वो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब कुछ खुलना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर लोग क्यों उसकी परवाह करेंगे? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। सियासी पार्टियां जो होती हैं वो भी हिस्सा होती हैं एक तरह से रियासत के, और हमारा जो निज़ाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हों। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इंतहाई, जिसे कहना चाहिए गलत रहा है। वो सिर्फ ब्लेम गेम की हद तक रहा है। जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को बस वो उस पर तनकीद करती है, और कोई ठोस तजावीज हुई नहीं है। पार्लियामेंट का रोल बिल्कुल इसमें इस पूरे पिछले 4 महीने में 0 के करीब रहा है। ये बात सच है कि सिंध की गवर्नमेंट ने पहले रिस्पांस दिखाया और उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए जिससे कि शायद ट्रांसमिशन कम हो गई हो, लेकिन वहां भी अब वो इस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान कि मेरे ख्याल से जो फेडरल गवर्नमेंट का व्यू है लॉकडाउन के ऊपर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये सिंध ने किया है और पीपीपी ने किया है, चोरों ने किया है, करप्ट लोगों ने किया है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। इस तरह की सोच जो है इसको भी चैलेंज करना चाहिए, और बिल्कुल इसको जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए, बर्मदा तौर पर गलत है। अमीर, पिछले 4-5 से मौलाना साहब कहीं नजर नहीं आए हैं तो इस बयान के साथ, इस मुतालबे के साथ कामरान कह रहे थे कि शायद हुकूमत को फिर से लॉकडाउन करना पड़े। मैं कहता हूं कि शायद मौलाना साहब को एक बार फिर सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया जाए, वही ज्यादा बेहतर होगा। ये हुकूमत के लॉकडाउन खोलने से ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आए हैं सेल्फ आइसोलेशन से बाहर निकल के। आप देखें, पाकिस्तान में सबसे जो सेंसिटिव एज है स्कूल गोइंग बच्चों की, वो प्राइमरी तक की एज होती है, जो बहुत हसास उम्र होती है, जिसमें कुव्वत मुदाफियत भी कम है, जिसमें शऊर की सतह भी कम है, और प्राइमरी के बाद फिर निस्बतन बच्चे ज्यादा शऊर की कैफियत तक पहुंचते हैं। 10.7 मिलियन बच्चे प्राइमरी की जो लेवल है वहां तक स्कूल गोइंग है पाकिस्तान में। 8.6 मिलियन बच्चियां, तो ये आप तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 19 मिलियन से ज्यादा बच्चे इस वक्त प्राइमरी की सतह तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अब ये 19 मिलियन बच्चों को आप खुदा न खास्ता एक आप कह रहे हैं कि एक आफत, तो कह रहे हैं कि जाके इनको गले लगा ले। कैसे आप कर सकते हैं? आपके मुल्क में माशाल्लाह जो पहले 72 साल में आपने जो तीर मारा है एजुकेशन के अंदर,
अगर आप 1 साल और नहीं मार लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? जो 72 साल में आपने लिटरेसी रेट अचीव किया पाकिस्तान में, वो शर्मनाक है, शर्मनाक लिटरेसी रेट है, 58-57%। ये भी जो सरकार कोट करती है। अगर क्वालिटी देखें आप इस लिटरेसी रेट की, तो ये लेस देन 35% है, अगर क्वालिटेटिव आप लिटरेसी रेट की बात करें। तो अगर 72 साल में आपने 58% अचीव किया, तो 1 साल अगर नहीं आप कोई पाकिस्तान में जो आप बना रहे थे, बोइंग की फैक्ट्री आपने लगा दी थी, एयरबस की फैक्ट्री लगा दी थी, वो बंद हो जाएगी। अब आपके ग्रेजुएट्स बाहर नहीं निकल रहे, इंजीनियर्स। जो आपने पाकिस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन बना रहे थे, वो बुलेट ट्रेन बंद हो जाएंगी। जो नासा जैसा कोई स्पेस सेंटर आपने बना लिया था, वो बंद हो जाएगा। जो मोटरोला और आईफोन जैसे मोबाइल आप यहाँ पे बना रहे थे, या हुआवे जैसी कोई कंपनी आपके मुल्क में काम कर रही थी, वो सारी बंद हो जाएगी कि अब तो आपके बच्चे को, भाई सब कुछ हो जाएगा। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस वक्त आप जिस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुके हुए हैं, जो सारा आपने पहले हिस्से में डिस्कस किया, ये कितनी खौफनाक तस्वीर है। आप कैसे ये हौसला कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक ऐसी अजाब की तरफ झोंक दें, और एक क्लासरूम के अंदर 35-40 के करीब स्ट्रेंथ है, कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी क्लासरूम्स बहुत महदूद हैं, कम क्लासरूम्स हैं, ओवर सैचुरेटेड क्लासरूम्स हैं। लिहाजा तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए अगले 6 से 8 महीने तक आपको कि आप ये पॉलिसी भी रिविजिट करें कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना। ब्रिगेडियर साहब, टेक्निकल ग्राउंड्स पर बड़े बेसिक्स पॉइंट्स यहाँ पर अमीर ने ऐड किए। यकीनी तौर पर उनको भी अगर हम मद्देनजर देखे रखकर बात करें तो बिल्कुल नहीं बनता कि बेबी तालीमी इदारों को खोल दे, खा वो दीनी हो या दूसरे हों। आपके पॉइंट, आपका कंसर्न क्या है इस पर? आप ये बताइए पहले से कि मौलाना का कभी भी कोई डिमांड, कभी कोई मुतालबा जायज़ रहा है? अगर रहा तो मुझे बता दें। वो आके खड़े इस्लामाबाद की सड़कों में खड़े हो गए, कह लेंगे प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, क्या वो जायज़ मुतालबा था? उनकी तो रेपुटेशन है नाजायज़ मुतालबे करने की भाई, तो उन्होंने तो यही करना था, चाहे वो सेल्फ आइसोलेशन में हो, चाहे वो किसी में हो। अभी भी कई मतलब कोई दिल्ली अदारों ने कोई चमक दिखा दी होगी, उन्होंने कहा चलो जी मैं आपका केस लड़ता हूँ, जाके कहता हूँ कि जी वो खोलें। उनको क्या परवाह है कि जी लोग मरते हैं जीते। कश्मीर में इतने लोग मर गए, ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने कौन सा तीर ढाया? ये तो बस वो TADA खाते थे तो चल भाई छुट्टी कर। तो इनका तो मुतालबा कभी कोई जायज़ रहा हो तो हम कंसिडर करें ना कि जायज़ है। अभी आपको अमीर ने जो स्ट्रेंथ बताई, इसको फिर डबल अप कर लें ना, बल्कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। इफ़ यू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड इफ़ यू गो टू द सेकेंडरी लेवल जो मैट्रिक तक के बच्चे होते हैं, वो भी उसी स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उसी वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं जिस तरह छोटे बच्चे वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो क्या आप उनको उस जगह भेजना चाहती है जहाँ पे बच्चे एक दो, और हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं अदर देन कुछ एलीट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शायद एक डेस्क पे 2 लोग बैठते हों, अदरवाइज तो यहाँ पे क्लटर अप हुआ होता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ 30 की जगह है, चूँकि डिमांड ज़्यादा हो गई, वहाँ 60 लोग बिठाए हुए होते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू डू? मतलब अकल इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक को कोई बेसिक अकल थोड़ी सी दी है, लेकिन अगर नहीं दी तो इसी किस्म के लोगों को नहीं दी है जो आपको सामने नज़र आते हैं कि जी वो आप फिर आप समझती हैं कि वो जायज़ मुतालबे करेंगे। वो कभी जायज़ मुतालबे नहीं करेंगे। इससे बड़ा इस वक्त देख, एक तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, यंग लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आप कहते हैं 65-70 से ऊपर के लोग भी बहुत वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान में डेथ्स हो रही हैं, उनका जब एक डाटा निकाला गया तो पता चला कि 38 ईयर से ऊपर के लोगों की ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। तो ये तो बच्चे, क्या आप इनको भी वल्नरेबल, आई डोंट नो ये कौन कर सकता है या कौन सोच सकता है कि बेवकूफ़ भी ऐसा नहीं सोचेगा। एक एवरेज माइंडेड आदमी भी ये नहीं सोचेगा कि जी आप लोगों को, वो बच्चों को वल्नरेबिलिटी भेज दें, ये आपका फ्यूचर है। लोग कहते हैं जी बच्चे आपका फ्यूचर है, बच्चों ने आगे तालीम को भी लेके चलना है और तरक्की को भी लेके चलना है। तो मेरा ख्याल इससे बड़ा अहमकाना मुतालबा जो है वो कोई कर नहीं सकता है जो इंसाफ ने कर दिया है। लेकिन पता है ये जो करते हैं वो माजी भी पता है, तो इसलिए कोई हैरानगी नहीं हुई मुझे इस चीज़ में। देखिए साहब, मदारिस के अतबार से KPK में अगर हम शरह देखें तो वहाँ पर बच्चे ज़रा ज़्यादा मदारिस में तालीम हासिल करते हैं बनिस्बत दीगर स्कूलों के, और वहाँ पर भी पिछले दिनों ये रिपोर्ट सामने आई कि वहाँ पर तकरीबन 110 बच्चों में कोरोना वायरस मुंतकिल हो चुका है। अब मौलाना साहब का मुतालबा बताइए मुझे। ज़रिया आप ये देखें, एक तो जून में ये मुतालबा करना कि तालीमी इदारे खोल दिए जाए वैसी नॉनसेंस है।
इसलिए कि जून से तो वैसे छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और सितंबर तक यूनिवर्सिटी स्कूल्स बंद रहते हैं। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि एक एक क्लास में इतना इतना रश होता है, उसके अलावा आप क्लासेस को छोड़ दें। जब बच्चों की मूवमेंट शुरू होगी, उनके माँ बाप उनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, आपने कैरी वैन्स के अंदर देखा होगा जो बच्चों को लेके जाती है, किस तरह बच्चे ठूसे हुए होते हैं उसके अंदर। और बच्चे तो सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर ही नहीं सकते, हम बड़े तो फिर भी चलो कुछ अमल कर लेते हैं, बच्चे तो गर्दन में एक हाथ डाल के फिर रहे होते हैं, उनकी दोस्तियां जारी हैं। और फिर दूसरी बात है, स्कूल कॉलेजेस जो बड़े हैं, अच्छे इदारे, शायद वहाँ पे कोई वो सोशल डिस्टेंस या कोई इसका बंदोबस्त कर लें। लेकिन जहाँ मदारिस की बात आती है, वहाँ पे आप देखें मसाजिद में किस तरह का हाल है, 100 बच्चा वहाँ पे मौजूद है। और फिर ये माइंडसेट आप देखें कि जब मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो आपने उनके शुरू के अल्फाज सुने थे, उन्होंने आके कहा ये कोई कोरोना क्या है, ये जब सोता है मरीज तो वो सो जाता है, जब मरता है तो कोरोना साथ मर जाता है, इसकी लाश को आप, मतलब अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। जब ये माइंडसेट आपका है और ये मदारिस के बच्चों को इस माइंडसेट के साथ आप जब मदरसों में लेके आएंगे तो वो तो इस बात की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख देंगे, वो उस पर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे और हज़ारों लोग बच्चे दिन में निकलेंगे और कोरोना लेके अपने घरों में वापस जाएंगे। तो बिल्कुल अहमकाना किस्म का ये मुतालबा है, बिल्कुल इस वक्त स्कूल कॉलेज नहीं खोलने चाहिए। जो चीज़ें, जिस तरह अमीर ने पहले कहा था कि जो चीज़ें बंद रखी जा सकती हैं, जिनसे हमारा गुजारा चल जाता है, उसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं। मैंने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं घर बैठ के भी। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो घर में है और बच्चे मौजूद हैं तो उनको पढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझ ही नहीं रहे कि कितनी बुरी वबा आई हुई है, कितना मुसीबत इस दुनिया में आई हुई है। और हम चाह रहे हैं कि हम शॉपिंग भी करें, हम स्कूल भी जाएं, हमारी नॉर्मल जिंदगी उसी तरह वापस आ जाए जैसे पहले थी। ये मुमकिन नहीं है। ये बड़े लीडर हजरात जो हैं, इनको सेंसिबली प्ले करना चाहिए। आप देखें कि क्या मैसेज किया। और रियासत का फैसला तो एक तरफ, लेकिन जो इन बच्चों के सरपरस्त हैं, जो उनके वालिदैन हैं, यकीनी तौर पर वो अपने लख्ते जिगर को कभी भी इस वबाई सूरत हाल में स्कूलों में, मदारिस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजेंगे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आइंदा आने वाले माली साल के नए बजट के हवाले से क्या है IMF की शराइत और कैसी रहेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं आने वाले नए माली साल के बजट के हवाले से। गुज़िश्ता रात हुकूमत की इक़्तिसादी टीम और IMF के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। इस बात के 90% इम्कानात हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत में हर सतह पर तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अखराजात में वसी फ़र्क को दूर करने के लिए सूबाई हुकूमतों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ दोनों फ़िरक़े ने FBR के 49 खरब 50 अरब रुपए के रेवेन्यू हदफ पर इत्तफाक किया है, जबकि दिफा के लिए 13 खरब रुपए के अंदर रकम मुख्तस की जाएगी। इसके साथ ही तरक्की के इम्कानात की हिमायत के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए रखे जाएंगे और अगर मौशी रिकवरी होती है तो फिर सितंबर में जाके तनख्वाहों में इजाफे की बात भी की जाएगी। कड़ी शराइत है यकीनन, तो ऐसे में क्या हुकूमत को IMF की सिफारिशात पर अमल करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है। अमीर बताइए, करना चाहिए इन सिफारिशात पर अमल इस गवर्नमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हम पे वाज़ेह हो चुकी है पाकिस्तानी कौम पे कि IMF से जब आपको डील करेंगे और फिर आप अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो वो पॉलिसीज IMF के ज़ेरे तसल्लुत होंगी। यानी IMF आपको प्लेट में रख के गुलाब जामुन की तरह पैसा नहीं देगा। IMF जब भी आपको पैसे देगा वो कंडीशनल पैसे होंगे, वो आपके ऊपर शराइत रखेगा, वो डिक्टेट करेगा आपको, वो आपकी इकोनॉमी को, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव करने की कोशिश करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, और यही IMF कर रहा है। पिछला बजट भी IMF के ज़ेरे तसल्लुत था और ये बजट भी अब जारी बात है IMF, क्योंकि अब तो हम IMF से और पैसे ले चुके हैं कोरोना की वजह से भी, तो IMF का इसके ऊपर असर होगा। लेकिन हुकूमत को जारी बात है चाहिए कि वो एक हद से ज्यादा IMF की डिक्टेशन को कबूल ना करे। हाँ, क्योंकि IMF ने पैसे अगर आपको दिए हैं आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो फिर IMF की बातें मुमकिन है कुछ ऐसी भी हो जो आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो। तो अगर कोई ऐसा पैकेज है IMF का या कोई तकाजा है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए कि आम आदमी जो कोरोना से पहले भी पिस रहा था, कोरोना की वजह से आम आदमी और आम आदमी से ऊपर का जो स्लैब है, जो मिडिल क्लास है, वो भी पिसना शुरू हो गई। और अब साथ ही बजट आ रहा है, तो अब अगर बजट में भी हुकूमत फिर लोगों को पीसना शुरू कर देगी
तो मेरा ख्याल है लोग बहुत इस पे रिवोल्ट करने के ऊपर तुल जाएंगे और इस इमरान खान साहब को लोगों की पल्स के ऊपर हाथ रखना होगा। उनको ये सारा डिसीजन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री पर नहीं छोड़ना होगा। सही, प्राइम मिनिस्टर को खुद भी इसमें देखना होगा, ये सब कुछ मिनिस्टर के सर पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। कामरान, बड़ी यकीनी तौर पर खासी मुश्किल सिफारिशात है जो कि IMF ने रख दी है सामने, आप समझते हैं कि अमल करना चाहिए गवर्नमेंट को इस पर? देखें, IMF की हमेशा कड़वी गोली होती है और थोड़ा सा हमारे यहाँ IMF के हवाले से भी मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि वो डिक्टेट करते हैं, बिल्कुल वो डिक्टेट करते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि IMF के पास वो मुल्क चल के जाते हैं, हम भी उनके पास चल के गए, उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रोग्राम ले लें। IMF के पास आप जाते क्यों हैं? वो इसलिए जाते हैं, जब आप सादे अल्फाज में आपको बता रहा हूं, जब आपके पास इतने डॉलर नहीं होते कि आप अपना इंपोर्ट बिल पे कर सकें, आप अपने बैरूनी कर्जों की अदायगी कर सकें, क्योंकि अगर आपके पास इतने डॉलर्स नहीं होंगे तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, तो फिर आप IMF के पास जाते हैं। तो IMF फिर आपके साथ एक प्रोग्राम नेगोशिएट करता है, वो इंश्योर करता है कि जब आप ये पैसे लेंगे तो साथ मुआशी इस्लाहात करें, क्योंकि वो मेक श्योर करता है कि जो मुआशी इस्लाहात के नतीजे में जो आपको वो पैसे देगा वो मुल्क उसे पैसे वापस भी तो लौटाए ना, ये नहीं कि वो आपको पैसे दे दे और उसके बाद आप खा जाएं और उनको पैसे ना दें। तो इसी तरह से हुआ। इस गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है कि जब पहला भी इन्होंने प्रोग्राम पिछले साल नेगोशिएट किया, वो हकीकत पसंदाना जो कंडीशंस थी वो नहीं थी। मसलन 5,500 अरब रुपए का हदफ रखा आपने, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। एक साल में 735 अरब रुपए टैक्स का आपने इजाफा किया, लेकिन साथ ही मईशत को स्लो भी कर दिया। शरह सूद इतनी रिकॉर्ड ऊपर चली गई कि उसमें इतने पैसे इकट्ठे हो नहीं सकते थे, और इस साल अगर हम 3900 अरब रुपए इकट्ठे कर लें तो बहुत बड़ा हमारा मार्का होगा। अब जो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये ना देखें कि IMF का प्रोग्राम जो $6 बिलियन का है, वो $6 बिलियन सिर्फ IMF से मिलते हैं। अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो IMF के प्रोग्राम के तवस्सुत की वजह से आपको जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आपको तब कर्जा देते हैं, उनको पता होता है कि IMF के प्रोग्राम में है। अगर आप उनके प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो फिर आपको वो कर्जा भी नहीं मिलेगा। और अगले साल अगर आपको मैं याद करा दूं यहां पर, तो गवर्नमेंट ने कुछ $15 बिलियन के बैरूनी कर्जे लेने का प्लान बना रखा है। तो अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो वो कर्जे आप ले नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक मुतवाज़न पॉलिसी बनानी होगी। IMF को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें अवाम को रिलीफ भी देना है, बट एट द सेम टाइम कोशिश करनी होगी कि IMF के साथ ऐसी शराइत रखें जो हकीकत के करीब हों। ये ना हो कि बस कागजी तौर पर उनको वो शराइत दे दें और आप उस पर अमल दरामद ना कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में IMF से आप निकल नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। ब्रिगेडियर साहब, वो तो ऑफिशियल अभी पिछले 4 दिन पहले गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने कहा है कि हमें IMF का प्रोग्राम जो वो लेना पड़ेगा और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, हम उसमें से निकल नहीं सकते। तो वो इंदिया तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, और वो इंदिया देना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको सिर्फ IMF नहीं, बल्कि जैसे कामरान ने कहा मुख्तलिफ और भी माशी अदारे हैं जिनसे पाकिस्तान ने पैसे मिलने भी हैं और पाकिस्तान को पैसे कमिट भी कर चुकी हैं। अब इस वक्त एक सेंसिटिव एरिया है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत प्ले कर सकती है। एक ऐसी वो रोप है, जैसे आप कहते हैं कि कोविड का जो या ये अपना जो मामला चला हुआ है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने भी अपनी डिज़ायर, अपनी इंटेंशन का इजहार किया कि हम कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे। टर्नओवर टैक्स जो है वो तमाम हेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे ख़त्म कर देंगे। फिर उनका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितने आपके इवन डिफेंस को कर्टेल करेंगे, अगर 50 बिलियन की बात हो रही है। और तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपका जिसका इंदिया आप दे चुके हैं। और वो ओवर कोविड, मेरा ख्याल कोविड की वजह से जिस तरह प्रेशर आ रहा है, और इस प्रेशर को IMF खुद भी एक्सप्रेस कर चुकी है कि हम इन सूरत हाल में हुकूमतों को या वो हुकूमतें जो हमसे प्रोग्राम ले रही हैं, हम उनको लिवरेज प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, तो हमें ये कार्ड जो है, इस कार्ड को इंटेलिजेंटली प्ले करके हमें IMF के ऊपर या IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए वो चीज़ें अपने हिसाब से जो है वो मंजूर करवानी पड़ेंगी, ताकि एक तो लास्ट टाइम भी देखिए जो लोगों की अपना बहुत सारे लोग जो ग्रेड 16-17 से ऊपर के लोग थे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उनको डबल नुकसान हुआ था। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, दूसरा आपने टैक्स का जो वो स्लैब था वो कम,
तो अब इस चीज़ को देखना होगा, अदरवाइज लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत हैं और हुकूमत को इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके और इन्हीं प्रॉब्लम्स को IMF के पास ले जाके आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। और वो निगोशिएशन IMF का मुलाजिम बन के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का सर्वेंट बन के, पाकिस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर हमारे ऑफिशियल्स करेंगे तो फिर आप एक कोई बेहतर सूरत हाल को दे सकते हैं। सही। सिद्दीकी साहब, अपना ज़रिया आप देखें कि जब आप किसी बैंक में पर्सनल लोन भी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका घर का किराया कितना है, बिजली का बिल कितना देते हैं, उस हिसाब से वो असेस करके आपको लोन देते हैं ताकि आप उसकी इंस्टॉलमेंट उनको वापस कर सकें। अगर आप किसी बिजनेस लोन के लिए जाते हैं तो आपसे बिजनेस प्लान मांगते हैं कि आपका क्या बिजनेस प्लान है, अगर आप इतना लोन ले रहे हैं तो आप इसको वापस किस तरह करेंगे। तो ये भी इसी तरह कि जब गवर्नमेंट IMF के पास जाती है और वो खुद जाती है, वो चल के नहीं आती उनके पास, तो वो भी ये श्योर करते हैं कि आपका बिजनेस तो है नहीं, आप ये गवर्नमेंट के जो मद में अपने टैक्स रिटर्न्स हैं और आपने किस तरह पैसे कलेक्ट करेंगे और किस तरह अपने खर्चे कम करके आप हमें रिटर्न कैसे करेंगे। उनको ज़्यादा मसला ये आता है कि हमारे पैसे हमें वापस कैसे आएंगे, और उस पर उनको श्योरिटी चाहिए होती और आपको उनके साथ मिल के चलना होता है और 100% आपको उनकी शराइत पे अमल करना होता है। डेफिनेटली आप उनके साथ निगोशिएट ज़रूर कर सकते हैं, बैठ के गुफ्तगू ज़रूर कर सकते हैं। और अभी भी जो IMF के साथ हुकूमत की बैठ के बातचीत हुई है उस पर काफ़ी चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने खर्चे नहीं बढ़ाएंगे, ऐवान सदर हो गया, वज़ीर आज़म हाउस हो गया, और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसने डिफेंस में भी एक लिमिटेड बजट रहेगा। उसके अलावा इस बात पर भी उन्होंने तय किया कि अक्टूबर तक गैस और बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी, जिससे हम आवाम को रिलीफ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम IMF से पैसे लेंगे, IMF के पास जाएंगे, तो हर सूरत में हमको उनकी शराइत के ऊपर अमल करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जिस तरह इस वक्त माशी हालात जा रहे हैं, एक तो आप देखें कि पहले ही माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंटों ने इतने कर्जे लिए कि उनका सिर्फ सूद अदा करने के लिए आपको अरबों डॉलर चाहिए होता है। तो और दूसरा उसके बाद जो कोविड की वजह से आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई है, आपकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, तो इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि हमें IMF के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। डूएबल है, लेकिन पाकिस्तान को यह भी देखना है कि घुटने बिल्कुल नहीं टेक देने। रज़ा रोमी साहब, देखिए ये जो बात हो रही है ना घुटने टेकने की, ये क्या सबसे पहले सवाल ये करना चाहिए कि क्या ये ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम कहें कि जी आज से कशकोल तोड़ दिया और अपनी मर्जी से सब कुछ फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कामरान ने जिस तरह से आपको बहुत सादा अल्फाज में ये बताया है नाजरीन को कि जब आपके पास वही है कि वो जो मुहावरा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो यही वाली बात है कि आपके पास आपको जो है कर्जों की जो किस्तें होती हैं वो देनी पड़ती हैं, इंपोर्ट बिल देना होता है। हमारे यहाँ बहुत सारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है और वो इनइलास्टिक है, यानी कि वो बदलता नहीं है। जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें हर सूरत में इंपोर्ट करना होता है, उसके बगैर मईशत और कारोबारी ज़िंदगी नहीं चलता। इसलिए हमारे पास ऑप्शंस कम है। हाँ, ये है कि निगोसिएशन में जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, चाहे टैक्सेस की जैसे पिछली बार किया गया, या अभी कोविड की वजह से जो माशी सूरत हाल बनी है उसमें स्पेंडिंग को, डेवलपमेंट स्पेंडिंग को कट करने का जो कहता है IMF, उस पे बिल्कुल जो है अग्री नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस वक्त जो मईशत की ज़बू हाली है 1.1 से कम है ग्रोथ रेट जो भी ऑफिशियली कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से माहिरीन का ये ख्याल है कि ये -1 या 2% भी हो सकता है, जिसका ये मतलब है कि आमदनियां जो हैं वो बढ़ने की बजाय कम होगी और फीकस आमदनी में कमी होगी इस साल, ये जो आने वाला साल है। और उसमें जाहिर बात है पहले ही मैशत का हाल बुरा था, ऊपर से ये जो कोविड की वबा और जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है मैशत पर उसका बिल्कुल असर होगा। अब इस सूरत हाल में एक बजट जो है वो बजट सिर्फ आपकी बैलेंस शीट नहीं होता, बल्कि वो हुकूमत की जो तरजीहात हैं और जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं लोगों के बारे में उसका आकाश भी होता है। और आज की सूरत हाल में हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि लोगों को किस तरह रिलीफ मिले, लोगों के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ ना डाला जाए, नंबर 1। नंबर 2, तरक्याती काम जो है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले वो आपको शुरू करने पड़ेंगे, चाहे वो शाहराहें हो,
सड़कें हो, ब्रिजेस हो, लेकिन वो रिलीफ जो है वो सिर्फ मिले। बजट की कॉपी तक ही महदूद ना हो जाए, जैसे कि पेट्रोल सस्ता हुआ और फिर मिला नहीं, वो बजट वो रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचने भी चाहिए। उसके सबरात आगे बढ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जिसने सरकारी घरों पर कब्जे खाली करवाने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी है और अदालत ने वजारत की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि हुक्म के बावजूद तमाम काबिज़ीन से सरकारी रिहाइशगाहों को खाली नहीं करवाया गया है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि सरकारी घरों पर कब्जे क्या इदारों की मिली भगत से होते हैं? ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज करूं, बताएगा ऐसे तो कोई जाकर किसी भी सरकारी घर पर कब्जा नहीं कर सकता। सरकारी अफसरान का ताल्लुक सरकारी मुलाजिमीन और अपने नीचे काम करने वाले मातहत लोगों से ही होता है। जवाब तो आपने खुद दे दिया कि क्या सरकारी मैंने तो सिर्फ सिस्टम आपको बताया है ब्रिगेडियर साहब, मिली भगत से होते तो वो तो जवाब आपने बिल्कुल ठीक, मैं कह रहा हूँ आपने जवाब दे दिया। कंक्लूजन यही है कि अदानों की मिली भगत के बगैर कब्जे हो ही नहीं सकते। एक सेक्रेटरी दूसरे का रिश्तेदार, एक डिप्टी सेक्रेटरी दूसरे का दोस्त, मतलब यहाँ पे भी एक और माफिया है, कोई किसी का, तो वो चीज़ें हैं। और उसमें आपको हैरानगी होगी अगर आप इसका सर्वे करके देखें तो बहुत सारे सरकारी घर हैं जो भाई लोगों ने लेके और रेंट पे चढ़ाए हुए हैं। जी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक घर इस्लामाबाद में रखा हुआ है, एक घर कराची में रखा हुआ है, या एक घर इस्लामाबाद में, एक घर लाहौर में। ये तो बड़ा कॉमन फिगर है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इज 100% वैलिड ऑब्जर्वेशन। और मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि खाली किन्होंने कराने हैं, खाली भी उन्होंने ही कराने हैं जिनके दोस्त रिश्तेदारों को अलॉट किए हुए। सही, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त जरा मुख्तसर है। सिद्दीकी साहब वेरी क्विकली। एक पंजाबी की छोटी सी मिसाल है, मजा मजा दिया भैणा, ये बिल्कुल मिली भगत के साथ है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है। और ये भी एक माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है और इन्होंने कब्जा किया हुआ है मकानों के ऊपर। इनके अपने ज़ाती घर होते हैं लेकिन ये अलॉटमेंट करवा लेते हैं, दो अलॉटमेंट करवा लेंगे। अगर मियाँ बीवी काम कर रहे हैं तो एक लाहौर में करा लेगा, एक इस्लामाबाद में करा लेगा। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ठीक है। और मैं कोई ख्वाहिश ये रखूँगा कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ इस मामले के ऊपर एक्शन ले और ये मकान खाली कराए, क्योंकि बेचारे जो ज़रूरतमंद मुलाजमीन है, जो गरीब मुलाजमीन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बेचारों की बारी नहीं आते। और ये जो एक माफिया बना हुआ है ये मिली भगत से सरकारी घरों के ऊपर कब्जे जारी रखते हैं। रज़ा साहब जी बिल्कुल, मिली भगत भी है, माफिया भी है। लेकिन ये जो कोर्ट्स नोटिस लेती हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये कोई पहली बार नहीं है। ये हर बार तकरीबन हर 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट जो है इस तरह के नोटिस लिए जाते हैं, बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स पास होते हैं और वो 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई और खोदा कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बात यह है कि ये इसके लिए जब तक सीरियस नहीं होगी एग्जीक्यूटिव और इंतजामिया और हुकूमत वक्त, ये चीज ठीक ही नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें कम्प्लिसिट होती है और उसको ठीक करने के लिए अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो नहीं हो रही। और ना ही इस गवर्नमेंट की तो कॉम्पिटेंस से बाहर है ये मामला। अमीर देखिए, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर यानी 21वें ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर भी मैंने देखा है कि वो भी घरों पर कब्जा करते हैं। उन्होंने 2-2, 3-3 घर रखे हुए होते हैं। एक में फैमिली है, एक में उन्होंने कुछ और मामला अपने चलाए हुए हैं। इस्लामाबाद में घर है, लाहौर में घर है। इमरान खान साहब की अपनी एक पॉलिसी थी कि वो कहते थे कि ये सरकारी घर जो है बड़े बड़े ये खत्म करेंगे हम और इनका कुछ और मुतबादिल तलाश करेंगे। मैं तो सिरे से इस पॉलिसी के खिलाफ हूं कि आप सरकार घर बना के दे लोगों को, क्योंकि जब आप घर बना के देते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, वो मेंटेनेंस का पैसा करप्शन की नजर हो जाता है, मेंटेनेंस होती नहीं है। आप G6 में चले जाएं, यहाँ पे सारे सरकारी घर तबाह बर्बाद हुए पड़े हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, पैसा खाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो सरकारी अफसरान को अच्छे पैसे दे, मुनासिब पैसे दे, उनको अच्छी रिहाइश के लिए पैसे दे। घरों वाला ये जो तमाशा है इसको बंद करे। इसके लिए एक और मिनिस्ट्री पाली गई है। ये पूरा इकट्ठा अमीर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया वेरी क्विकली। कामरान देखें, हम सरकारी मुलाजमीन की तो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी खुद एहतसाबी की भी बात करूंगा। हमारे बहुत से सहाफी भाई भी ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिली भगत करके सरकारी मकान पर कब्जा किया हुआ है। तो हम दूसरों की क्या बात करें, ये बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरीके से कामयाब हो पाएगी। चलें ठीक है, इसी के साथ ही नाज़रीन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, पैनल में मौजूद मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी सरकारी घर से मुस्तफिद हुआ हो, बशमूल मेरे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।